हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 34 के बारे में। तो आईपीसी की सेक्शन 34 किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आईपीसी आती हो सबके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो एग्जाम किसी का भी हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो या कंपटीशन टाइप एग्जाम कोई भी दे रहे हो। यहाँ सेक्शन 34 से प्री एग्जाम में एमसीक्यू वाले भी बनते हैं और मेन एग्जाम में भी ये सेक्शंस काफी बार पूछी गई है। तो सेक्शन 34 हर तरह से इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आईपीसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से आईपीसी सेक्शन 34 के बारे में, किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं जो प्री एग्जाम में पूछा जाते हैं, वे किस तरह के क्वेश्चन हैं, और मेन एग्जाम के लिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सेक्शन 34 किस बारे में डील करता है? सेक्शन 34 जब आप बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन 34 डील करती है, इसके हेडिंग है कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन furtherance of common intention। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। हिंदी में सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो इस सेक्शन में यह बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट यदि वह कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, सामान्य आशय के अग्रसरण में वह कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, तो वह हर एक व्यक्ति उस काम के लिए एक समान रूप से लायबल होंगे। मीन्स हर एक व्यक्ति उस काम करने के लिए लायबल होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार लायबल होगा। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है एक्स और उस व्यक्ति को ए बी सी तीन व्यक्तियों ने लूटा है, तो यह तीनों व्यक्ति लूट के लिए इस प्रकार लायबल होंगे जैसे ये एक व्यक्ति ने किया है। मीन्स ए भी जैसे एक सिंगल व्यक्ति ने किया है, जैसे ए पर भी सेक्शन लगेगी लूट की, बी पर भी लगेगी और सी पर भी लगेगी, और तीनों ही एक समान रूप से लायबल होंगे। ठीक है, इसको हम साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि इस सेक्शन में जो वर्ड दिए गए हैं उनका क्या मतलब है। यहां सेक्शन 34 में एक्ट से मतलब क्रिमिनल एक्ट से है, आपराधिक कार्य से है। आपराधिक कार्य जो किसी कानून के द्वारा अपराध बताया गया है, वो कार्य यदि सेवरल पर्सन मीन्स एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखिए, इन फर्दरेंस ऑफ, फर्दरेंस का मतलब है अग्रसरण मीन्स बढ़ाना।
कार्य को बढ़ाने के लिए, इसको साधारण भाषा में अगर समझे तो जैसे कोई भी हम गेम खेलते हैं, मान लीजिए कोई गेम खेलते हैं और ए बी सी डी ये 4 व्यक्ति आपस में एक गेम खेलते हैं जिसमें ए पास करता है एक बॉल को बी को, बी पास करता है सी को, सी पास करता है डी को, डी पास करता है ए को। तो ये जो बॉल को बढ़ाते हैं यह ही फर्दरेंस है, लेकिन ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने साधारणतः आपको समझाया है कि फर्दरेंस का मतलब यहां क्या है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन को समझ लेते हैं कि जैसे कोई घर बनाया जा रहा है, उसके लिए 3 व्यक्ति है ए बी सी। तो यह तीनों व्यक्ति ए, जिसमें ए का कार्य है कि वो दीवार को बनाता है, बी का कार्य है कि दीवार बनाने में जो सामग्री यूज होती है जैसे सीमेंट और कोई बदरपुर या मिट्टी का मिक्सचर बनाया जाता है तो वो बी बनाता है, और सी का काम है कि जो भी दुकान है वहां से मटेरियल इनके लिए वो लाता है। लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है, पर इनका सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन इनकी है घर को बनाने की। यह मैं केवल साधारण भाषा में आपको ये मतलब समझा रहा हूं कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है। इस सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट के लिए बताया गया है, लेकिन सामान्य आशय जो वर्ड है उसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो कॉमन इंटेंशन समझ गए, फर्दरेंस बढ़ाने के लिए, सेवरल पर्सन कई व्यक्तियों द्वारा, और एक्ट कोई भी क्रिमिनल एक्ट से। तो ये जो वर्ड है यहां, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी सामान्य आशय के अनुसरण में। देखो, जब यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में, कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कब आईपीसी की सेक्शन 34 में जोड़ा गया। आईपीसी लागू हुई थी 1860 में, और उसके 10 साल बाद 1870 में यह लाइन इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, संशोधन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सामान्य आशय कहां से लिया गया है, कॉमन इंटेंशन क्या है। तो वो सेक्शन 34 है। ये कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है इससे। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन के एलिमेंट्स देख लेते हैं कि सेक्शन 34 में एलिमेंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट एलिमेंट है कि सेक्शन 34 लगाने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट होगा तभी सेक्शन 34 लगेगी। दूसरा है कि सेवरल पर्सन का होना जरूरी है। सेक्शन 34 कभी भी अकेले नहीं लगती है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या सेक्शन 34 अकेले लगती है, नहीं लगाई जाती है। सेक्शन 34 तभी लगेगी जब एक से ज्यादा आदमियों द्वारा कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा पर्सन नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा कार्य नहीं किया गया है, तो वहां सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तीसरा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यहां सभी के लिए समान आशय होना जरूरी है। ठीक है, तभी ये सेक्शन 34 लगेगी। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, किसी भी बैंक को लूटने के लिए जाते हैं, किसी भी बैंक को लूटने के लिए जाते हैं। तो
यहाँ तीनों का जो सामान्य आशय है वो बैंक को लूटना है, बैंक को लूटना है, तो यहाँ सेक्शन 34 अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सभी की सामान्य आशय को अग्रसर कर। अब फर्दरेंस का मीन्स यहाँ ये है कि मान लीजिए 3 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है, इनके साथ डी भी है, तो इनका प्लान बनता है कि ए बी इस बैंक के अंदर जाएगा, सी जो है बाहर गेट पर निगरानी करेगा कि कोई पुलिस या कोई अदर फोर्स तो नहीं आ रही है, और डी वहां बाहर वैन में बैठकर किसी गाड़ी में बैठकर इनका वेट करेगा। जब ये लूट कर आ जाएंगे तो यह इन्हें गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाएगा। तो यह फर्दरेंस है कि ए बी ने कार्य किया, सी निगरानी कर रहा है और डी वहां से उनको लेकर चला जाएगा। तो यह एक दूसरे से कड़ी से जुड़ा हुआ है, तो यह फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है। ठीक है, तो सेक्शन 34 के लिए यह होना आवश्यक है। फोर्थ है प्री मीटिंग माइंड। प्री मीटिंग माइंड दिमाग का पूर्व मिलन, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, पहले सहमति आवश्यक है 34 सेक्शन के लिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ए बी सी और डी इनकी प्लानिंग बनी किसी बैंक को लूटने के लिए, तो यह प्री प्लान हो गया, प्री मीटिंग माइंड हो गई, इन तीनों के दिमाग का मिलन हो गया। तो अगर मिलन नहीं है तो यहां अगर एक आदमी पर भी मिलन नहीं है, बाकी 3 का है, तो 3 पर वो सेक्शन लगेगी, चौथे पर नहीं लगेगी। लेकिन ये प्री मीटिंग माइंड पहले और कितना पहले हो सकता है इसको देखते हैं। जैसे एक गाड़ी है, एक बस है, जिसमें एक कोई जेब कतरा ए चढ़ा किसी पर्सन की जेब काटने के लिए। कोई पर्सन है एक्स, इसकी जेब काटने के लिए ए इस बस में चढ़ता है, लेकिन भीड़ के कारण ये एक्स तक नहीं पहुंचता है। तभी ए देखता है कि इसका दूसरा साथी बी उसके नजदीक है। जब यह ए बस में चढ़ा था तो इसको नहीं पता था कि बी भी इस बस में है, जो कि दूसरा जेब कतरा है। लेकिन ए इशारों में बी को कह देता है कि इस एक्स के पास पैसे हैं और इसकी जेब तुम काट लो। ठीक है, तो इशारों में ही इनका हो जाता है कि बी इसकी जेब काटेगा। तो यहां बहुत पहले इनकी प्री माइंड मीटिंग नहीं थी, लेकिन प्री माइंड मीटिंग ऑन द स्पॉट बनी। तो प्री मीटिंग माइंड ऑन द स्पॉट या पहले, दोनों तरह से हो सकती है। फिफ्थ है इसके टोटल 6 एलिमेंट्स 6 हैं इसके आईपीसी 34 के। तो 4 आप समझ गए होंगे। फिफ्थ है कि इंक्लूड मीन्स सम्मिलित एक्टिवनेस। इन व्यक्तियों की जिस पर भी सेक्शन 34 लगेगी वह किसी न किसी तरह से उस कार्य में सम्मिलित होने चाहिए, किसी न किसी तरह से उस कार्य में सम्मिलित होने चाहिए। अब यहां मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, कि 4 दोस्त है ए बी सी और डी। ठीक है, ये एक बैंक लूटने के लिए जाते हैं। ए बी बैंक के अंदर जाता है लूट करने के लिए, सी गेट पर होता है और डी बाहर गाड़ी में वेट कर रहा होता है। जब ए बी यहां बैंक लूटकर बाहर आते हैं तो सी देखता है कि अचानक से बैंक की तरफ पुलिस आ गई है, और सी वहां खड़े हुए गार्ड पर गोली चला देता है, जिससे उसकी
मौत हो जाती है। तो इस चीज को देखकर डी वहां से इनको बिना लिए ही भाग जाता है। जो इनका इंतजार कर रहा था वे बिना लिए ही भाग जाता है। तो क्या डी पर सेक्शन 34 आईपीसी लगेगी? यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां हाँ 34 आईपीसी डी पर भी लगेगी, क्योंकि वो इंक्लूड है इस कार्य में किसी न किसी तरह। ठीक है। छठा है कि फिजिकली अपीयरेंस या प्रेजेंस आप कर सकते हो। फिजिकली प्रेजेंस अनिवार्य है सेक्शन 34 के लिए। इसको समझते हैं कि किस तरह की फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस से यहां मतलब यह ही नहीं है कि वो वहां मौजूद ही हो। देखिए, मान लीजिए वही हम एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी और डी ये चारों जो है बैंक लूटने के लिए आते हैं, लेकिन बैंक के दूसरे साइड में, बैंक के सामने रोड है और दूसरे साइड में एक ऊंची बिल्डिंग है और इसमें ए बी बैंक के अंदर जाता है लूट करने के लिए और सी इसके किसी ऊंचे फ्लोर पर, मान लीजिए कि 6th या 7th फ्लोर पर ऊपर से निगरानी कर रहा है कि कहीं से पुलिस या कुछ और चीज तो नहीं आ रही है, ताकि इनको इन्फॉर्म कर सके। तो यहां बैंक या बैंक के आसपास नहीं है इसकी फिजिकल प्रेजेंस, लेकिन ये यहां इसके सामने ऊपर है, तो यह भी इसकी फिजिकल प्रेजेंस मानी जाएगी। ठीक है। तो ये जो 6 इसके एलिमेंट्स हैं, इनको आप समझ ही गए होंगे। क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य, सेवरल पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सभी की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबका सामान्य आशय होना चाहिए। प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है सेक्शन 34 के लिए। किसी न किसी प्रकार सम्मिलित होनी चाहिए वे आदमी 34 अप्लाई होने के लिए, और उनकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन में 2-3 केसेस है जो काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, वह देख लेते हैं। सबसे पहला केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर में क्या था कि एक पोस्ट ऑफिस था, बैंक नहीं था, एक पोस्ट ऑफिस था। उसमें ये लूट करने के लिए कुछ आदमी, कुछ जो क्रिमिनल थे वे आए थे, तो उन्होंने वहां पोस्टमैन की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था। तो इस केस को पूछा गया है पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोस्ट ऑफिस केस किस केस को कहा गया है। तो पोस्ट ऑफिस केस वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के को ही जाना जाता है। और दूसरा पोस्ट मास्टर मर्डर केस भी यही है। ठीक है। तो यह केस वही है कि इसमें 2 चीजें कोर्ट ने बताई है। इसमें यह भी आया था कि इसका जजमेंट जो है किस जज ने दिया था, तो उस टाइम लॉर्ड समनर। ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग तरह से। यह भी आया हुआ है कि सेक्शन 34 जो सामान्य आशय बताती है, उससे कौन सा केस रिलेटेड है, वीरेंद्र कुमार घोष।
कहीं उन्होंने दे दिए एग्जाम्पल में कि ए बी सी डी और उसमें से बारिंद्र कुमार घोष ठीक था। ठीक है, दूसरी बार ये पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस केस से किस केस से तात्पर्य है, तो वो भी बारिंद्र कुमार को। पोस्ट मास्टर मर्डर केस कौन सा है, ये केस है। और इस केस में किसने जजमेंट दिया था, लॉर्ड समनर ने दिया था, यह भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस के बारे में मैंने बता दिया कि पोस्ट ऑफिस को लूटने के आए थे और पोस्ट मास्टर की उन्होंने मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो इसमें जो ये कई शख्स थे, मान लीजिए ए बी सी डी थे, तो इनमें से 3 अंदर गए और डी बाहर वेट कर रहा था। डी बाहर गाड़ी में बैठा वेट कर रहा था। ठीक है, तो ये जो वेट करता है, जिसकी सक्रिय भागीदारी नहीं है, वह भी सेक्शन 34 के तहत इस कार्य के लिए लाइबल है। ठीक है, इसमें लॉर्ड समनर ने यह जजमेंट दिया था कि फर्स्ट, सक्रिय भागीदारी जरूरी नहीं है। सेकंड, कि जो खड़े रहकर केवल इंतजार करते रहते हैं, वह भी उस कार्य में सम्मिलित माने जाएंगे। लाइबिलिटी उनकी भी होगी। किस तरह से, कि जैसे पोस्टमास्टर का मर्डर किया है, तो मर्डर का जो केस चलेगा वो चारों पर समान रूप से चलेगा। संयुक्त दायित्व, यह धारा संयुक्त दायित्व के बारे में भी बताती है। संयुक्त दायित्व के बारे में कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 34। सामान्य आशय के बारे में कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 34। कॉमन इंटेंशन कौन सी बताती है, सेक्शन 34। तो पहला जो काफी बार जिस केस के बारे में पूछा गया है वो है बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। दूसरा, जो सेकंड केस है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर है, इस केस को सिंधु घाटी केस के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है सेम उसकी तरह ही कि महबूब शाह वर्सेस एम्परर सेक्शन 34 से कौन सा केस संबंधित है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। सिंधु घाटी केस किस केस को कहा जाता है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। और वैली केस ये J&K का केस है, इसलिए इसको वैली केस कहते हैं। जो सिंधु घाटी में एक नदी है, सिंधु नदी है, उसकी घाटी में ये सब्जी उगाने का काम करते थे। तो वहां क्या था कि एक उनके खेत के पास दूसरे खेत में एक लड़का था, जिसको लूटने के लिए कुछ व्यक्ति आए। तो ये यहाँ महबूब शाह जो है यहाँ काम कर रहे थे। तो जब ये लूटने के लिए आए, तो इस लड़के के बचाने के लिए गए। ये 2 भाई थे, तो ये जब बचाने के लिए गए तो इन्होंने इनको जो लुटेरे थे उनको मार दिया था। तो इसमें जो जजमेंट आया था वो यह था कि प्रीवियस मीटिंग माइंड जरूरी है सेक्शन 34 के लिए। जो मैंने आपको 4th नंबर का एलिमेंट बताया है, तो वो इस केस में आया कि ये प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है सेक्शन 34 के लिए। यहां इस केस में आप देखोगे कि ये तो बचाने के लिए गए थे इस लड़के को, तो इसलिए इनकी प्री मीटिंग माइंड नहीं थी, इसलिए सेक्शन 34 यहां नहीं लगाई जाएगी। इस केस में सेक्शन 34 हटा दी गई थी। ठीक है, तो तीसरा केस जो है सेक्शन 34 के लिए, सेक्शन 34 में थर्ड केस है ऋषि देव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ऋषिदेव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बस का, कि एक जेब कतरा उस बस में चढ़ता है, दूसरे को देखता है और ऑन द स्पॉट प्लानिंग हो जाती है कि हाँ आप इसको खत्म कर दीजिए। तो ये जो ऑन द स्पॉट मीटिंग होती है माइंड की, जो प्री प्लान ना होके ऑन द स्पॉट प्लान होता है, वो ऋषि देव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये जजमेंट दिया गया था। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए 4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये एक्स को, इनका जो है एक्स को चोट पहुंचाने का सामान्य आशय है, लेकिन जब ये इसकी पिटाई करते हैं तभी इनका मन बदलता है और यह कहते हैं कि हम इसका मर्डर कर देते हैं। ऑन द स्पॉट ही इनका मन बदलता है। तो यहां ऑन द स्पॉट ही यह प्री मीटिंग माइंड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 34 आईपीसी थी। मुझे लगता है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कुछ कमी इसमें रह गई है तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।